नमस्ते। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। और ये फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है, जिसके अंदर शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं और जो विभिन्न सिस्टम्स हैं उनके बारे में विस्तार से हम आपसे चर्चा करते हैं। तो इन्हीं जो सिस्टम्स हैं उनके सिलसिले में जो हम सिस्टम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम और काफ़ी बड़ा सिस्टम है। तो हमें इसकी एक एक जो भी भाग है उसको हमें विस्तार से समझना आवश्यक है। जैसा आप सब जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का निर्माण किस प्रकार से होता है या शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो शरीर की जो एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है। और विभिन्न प्रकार के सेल्स जो कि एक ही प्रकार के ओरिजिन और एक ही प्रकार के फंक्शन से संबंधित होते हैं, उनके एक्यूमुलेशन को एक जगह एकत्रित होने को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। तो टिश्यूज़ भी हमने पढ़ रखे हैं, सेल की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ रखी है। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं या प्रीवियस सब्जेक्ट है, प्रीवियस टॉपिक्स हैं, उनके बारे में ये बातें हैं। परंतु विभिन्न प्रकार के ऊतक या विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ जो आपस में मिलकर कोई एक अंग बनाते हैं, और यदि सारे अंग मिलकर संबंधित काम करते हैं, एक ही प्रकार के काम करते हैं, उन प्रकार के अंगों के एक्यूमुलेशन को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी सिस्टम किसकी सम्मिलित संरचना है? ऑर्गन्स की। और ऑर्गन्स किसकी सम्मिलित संरचना है? टिश्यूज़ की। और टिश्यूज़ किसकी सम्मिलित संरचना है? सेल्स की। तो सेल्स से चलकर टिश्यूज़ पर और टिश्यूज़ से चलकर ऑर्गन्स पर हम पहुंच जाते हैं और फिर हम पढ़ना चालू करते हैं सिस्टम। और यह सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वह है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वैसे तो ये सबको विदित है, सर्वविदित है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को पंप करता है और ब्लड को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। अब शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ब्लड का पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोशिका को पोषण चाहिए और प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। जैसा आपको पता है कि हम ऑक्सीजन नाक से हम जो भी श्वसन करते हैं नाक से करते हैं, फेफड़ों में जाता है। कोई भी विभिन्न अंग जो है, जैसे मेरा हाथ है या चेहरा है या कोई भी और अंग है, वे तो रेस्पिरेशन करते नहीं हैं, करता तो एक विशेष अंग ही है। जैसे हमने खाना खाया, वह भी हम मुंह के जरिए से खाते हैं, तो हमने केवल मुंह में खाना खाया, परंतु प्रत्येक कोशिका तक उस खाना जो हमने खाया है उसे पहुंचना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो खाना हमने मुंह में खाया या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में खाया और जो श्वसन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया, उसे पहुंचना प्रत्येक कोशिका तक है। और यह जो खाना खाया है या जो न्यूट्रिशन है और ये जो ऑक्सीजन है, यह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सर्कुलेटरी सिस्टम की होती है। और साथ ही साथ ये पहुंचाएगा तो ये वहाँ से ड्रेन भी करेगा, यानी वहाँ पर जो भी संबंधित उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं उसे यह साफ भी करेगा। यदि खाना पहुंचाया है तो खाने के उपापचय के बाद में, खाने के मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनते हैं, जिन्हें यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, जनरली आप कह सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, उनको ड्रेन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वेल एज आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें ड्रेन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जिम्मेदार है। तो हम जान सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता क्या है शरीर में। जो हमने खाना खाया है, जो गैसेस हमने वेंटिलेट करी हैं, उन गैसेस को और खाने को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और वहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ है उन्हें संबंधित अंगों तक पहुँचाना, ताकि वो उसे शरीर में से बाहर निकाल सकें। तो ये सारे जो कार्य हैं ये होते किसके माध्यम से हैं? ये होते हैं रक्त के माध्यम से। और रक्त किस में बहता है? रक्त ब्लड वेसल्स में या रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स और ये ब्लड, परंतु ये बहता कैसे है? तो इसके लिए एक पंप भी चाहिए, दैट इज हार्ट। तो हमारे पास एक हार्ट है, बहुत सारा ब्लड है, लगभग 5 से 5.5 लीटर, और 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरी और वेन कहलाती हैं।
अब हम बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन या उसकी ब्रीफिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला भाग है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट है। ऐसा आप इसमें एक देखिए, फर्स्ट पार्ट इज हार्ट, सेकेंड पार्ट इज ब्लड एंड थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स, या आप कह सकते हो ब्लड सप्लाई। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ना चालू करेंगे हार्ट। हार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो हार्ट की हम संरचना पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से कौन कौन से चैम्बर्स के माध्यम से ये बना हुआ होता है। फिर दूसरा हम उसमें क्या पढ़ेंगे कि वो सारे चैम्बर्स मिलकर कार्य कैसे करते हैं, यानी बनावट कैसी है और कार्य कैसे करेंगे, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। जो दूसरा भाग है दैट इज ब्लड, तो ब्लड भी दो भागों से मिलकर बनता है, जैसा आप सब जानते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये सब हम चर्चा करेंगे जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो हमें प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मा क्या होता है, कैसा होता है। सेकंड पार्ट हमें ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है, एंड थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स। यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स के बारे में दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो दो प्रकार की होती है, आर्टरी एंड वेन्स। अब आर्टरी भी जो है अपने आकार के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के नाम दे देते हैं, जैसे अओर्टा होता है, अओर्टा के बाद में आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद में आर्टीरियोल्स होते हैं, आर्टीरियोल्स के बाद में हम कैपिलरीज तक पहुंच जाते हैं। ये भाग हमें आर्टरी से संबंधित। फिर आर्टरी के बाद में ये जो कनेक्शन है वो आगे वेन्यूल्स में कन्वर्ट होता है, यानी कैपिलरी और वेन्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, और जिसमें से ब्लड छनता है, हमारा जो भी न्यूट्रिशन और गैसेस का है वहाँ आदान प्रदान होता है। तो ये आर्टरियल सिस्टम यहाँ ख़त्म होकर, यानी कैपिलरीज पे ख़त्म होकर वेन्यूल्स से वीनस सिस्टम चालू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वेन्यूल, फिर उसके बाद में वेन, और फिर वेन के बाद में वेना केवा। तो ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स के टाइप हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से लेयर्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स, कौन कौन से टिश्यूज इसमें निर्माण इसका करते हैं। तो ये अपना एक पार्ट आएगा, दैट इज एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स। और उसके बाद में क्या आ जाता है कि ये सारा बना के और करना क्या है, करना है किसी भी जो हमारा अंग है जो कार्य कर रहा है वहाँ पर हमें सप्लाई पहुँचानी है। तो संबंधित कौन सी ब्लड वेसल वहाँ सप्लाई पहुँचा रही है। जैसे आप बात करेंगे कि स्टोमक है, तो स्टोमक की ब्लड सप्लाई क्या है, कौन से ब्लड वेसल्स उसे सप्लाई कर रहे हैं, कौन उसे ड्रेन कर रहा है, यानी आर्टरी का नाम, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो, और फिर वेन का नाम और वेन का डिस्क्रिप्शन, यानी किसी विभिन्न अंग की ब्लड सप्लाई, किसी विशेष अंग की ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये जो ब्लड सप्लाई है ये हम दो जगह पढ़ते हैं। एक तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में एक साथ पढ़ लेते हैं सारे विभिन्न जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी, और या फिर हम जब अलग अलग अंग पढ़ते हैं वहाँ भी हम उनकी ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं। तो यहाँ हम इसे दो बार ही पढ़ना चाहेंगे ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए, कंप्लीटली याद हो जाए और अच्छी तरह से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से भाग हो गए तीन, पहला हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। हम चालू करेंगे हार्ट से, दूसरा जो पार्ट है वो लेंगे ब्लड, और उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप तीन लेवल पे पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, हार्ट। हार्ट में क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का जो संरचना है, हार्ट का जो निर्माण है, उसकी जो किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है वो, फिर हार्ट के कार्य करने की टेक्निक, हार्ट कैसे कार्य करता है, राइट। उसके बाद ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के भाग पढ़ेंगे, और तीसरा भाग हम चालू करेंगे ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सप्लाई। वहाँ पर हम ब्लड वेसल्स की संरचना का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम विभिन्न अंगों की इम्पॉर्टेंट ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से तीन इसके हिस्से हो गए। अब हम आज चालू कर रहे हैं हार्ट, और हार्ट में भी उसकी एनाटॉमी। इसको आप थोड़ा एक बार, क्योंकि ये वीडियो है और ये पॉज भी होता है, तो आप इसको पॉज करके और अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए कि हमें ये चीज़ें लेवल्स के अनुसार पढ़नी है। तो हम अभी चालू करेंगे हार्ट की एनाटॉमी। और ये हमने फिजियोलॉजी भी मिटा दिया।
अब सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे तो एनाटॉमी पढ़ते कैसे हैं। कोई भी अंग है उसकी हमें एनाटॉमी पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे क्या उसके अंदर, उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तो एनाटॉमी देखो क्या होता है कि जैसे तुम लोग अगर बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहे हो तो बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म होता है एग्ज़ाम फॉर्म, उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपका नाम भरा जाता है जो सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, फिर उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, परंतु जो शुरुआती जो कॉलम्स हैं जैसे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रीवियस क्लास पास्ड, ऑब्टेन्ड परसेंटेज मार्क्स, ये तो फिक्स ही है, बाकी उसका डिस्क्रिप्शन सबका अलग अलग है। इसी प्रकार से किसी भी अंग की एनाटॉमी यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक ही पैटर्न में हमें पढ़ना है, ताकि हमें वो जो कॉलम्स है वो तो एक ही बार याद करना पड़े और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें अलग अलग, जो भी अंग है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हमें समझ में आए, वहाँ हम उसे लर्न करें, याद करें, और ये इसी प्रकार से हम किसी भी अंग की एनाटॉमी पढ़ें और उसका आंसर भी इसी प्रकार से दें। ठीक है, तो अब केवल इस पे चर्चा करेंगे कि हमें किसी अंग की एनाटॉमी पढ़नी है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी साधारण आदमी जिस भाषा में किसी अंग का वर्णन कर सके, यानी मोटा मोटी बातें इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उसके एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर मतलब कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहाँ है, कौन सी उसका लोकेशन है, क्या वजन है, कौन सा रंग है, ये सब एक्सटर्नल फीचर्स में आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब ये स्ट्रक्चर जो है यही मेन एनाटॉमी का पार्ट होता है। यहाँ पर विभिन्न जो अंग हैं उनके अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं, तो यहाँ पर हम उसकी स्ट्रक्चर्स की चर्चा करेंगे कि ये इस प्रकार से इतनी परतों में, और ये ऊतक हैं, इसका ऐसा निर्माण है, ये पूरा एनाटॉमी का पार्ट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसके बाद में हम लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है हिस्टोलॉजी। तो ये तो हो गई ग्रॉस स्ट्रक्चर, GROSS, ग्रॉस स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और हमारे देखने के अनुसार इसमें कितने भाग पाए जा रहे हैं, कैसा कैसा है, ये ग्रॉस स्ट्रक्चर कहलाती है। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या बताते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज़ के लेयर्स मिलकर इसे बना रहे हैं। तो हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद में एक्सटर्नल फीचर के बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो ग्रॉस स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हम पॉइंट लेते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी में हम बताते हैं द वेरियस टिश्यूज विच फॉर्म द ऑर्गन। हिस्टोलॉजी के बाद में हम लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आ जाएगा आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। दोनों भाग बताएंगे कि जो ये अंग पढ़ रहे हैं हम, उसके एनाटॉमी में कौन कौन सी आर्टरी से सप्लाई करती है और कौन कौन सी वेन इसे ड्रेन करती है, राइट। और ब्लड सप्लाई के बाद में आ जाएगा इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। सिंपल। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, देखो ये तो हम ब्लड के बारे में अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। लिम्फ क्या होता है, आपने ये कहा कि साहब कोई भी अंग जो है उसको रक्त पोषण देता है, ब्लड उसे पोषण देता है, ब्लड उसे न्यूट्रिशन देता है। अब तुम एक बात बताओ कि किसी भी जगह अगर कोई पाइप या कोई ब्लड वेसल जा रही है तो वह किसी अंग को पोषण कैसे दे सकती है, ऐसे तो दे नहीं सकती। उसको यानी उसके अंदर जो बह रहा पदार्थ उसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि जो आर्टरी है, इस आर्टरी के जो अंतिम सिरे हैं वो किस में बदल रहे हैं, आर्टीरियोल में, और आर्टीरियोल से काय में बदल जाती है ये वेन्यूल्स में, और वेन्यूल से जुड़ के क्या बनाती है, वेन। ये क्या है, आर्टरी, ये है आर्टीरियोल, ये है वेन्यूल, VENULE वेन्यूल, और ये है वेन। और ये जो जाल बना, इस जाल को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी नेटवर्क।
कैपिलरी नेटवर्क, राइट। ये कैपिलरी नेटवर्क में से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब होता है छनना। अब ये फिल्ट्रेशन में बहुत सारे प्रेशर काम करते हैं, ये सब संबंधित जगह पर हम इसे पढ़ेंगे, ये अभी केवल मैं परिचय ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई लेकर आ रही है और यहाँ प्रेशर के कारण से पदार्थ छनने लगता है। वो जो पदार्थ छनता है उसको हम एक नाम देते हैं, नाम होता है उसका टिश्यू फ्लूइड, TISSUE, टिश्यू फ्लूइड। What is tissue fluid? It is the filtered material from the capillary network। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, कोशिकाओं के चारों तरफ बिखरेगा और कोशिकाओं में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होता है। यानी ये दे देगा पोषण, पोषण तो दे देगा, और ये ले लेगा क्या, एक्सक्रीट्रिया, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ तो इसमें चले जाएंगे और इसमें जो पोषण है और इसमें जो गैसेज हैं दैट इज ऑक्सीजन, ये दे देगा संबंधित कोशिका को, राइट। ये एक्सचेंज होने के बाद में टिश्यू फ्लूइड का नाम बदल जाता है और हम इसे बोलते हैं फिर लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। ये लिम्फ या आपने इसे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, इसे लसिका। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ कोशिकाएं ही हैं और हमें इनको सबको ये टिश्यू फ्लूइड से के माध्यम से पोषण देना ही है, और अगर हमने दिया है तो हमें प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ लिम्फ बनता ही है। यानी हमारे शरीर के सभी अंगों में हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज देखने को मिलेगा। दैट इज यहाँ से जो भी लिम्फ बन रहा है उसे कौन सा भाग लिम्फेटिक सिस्टम का ड्रेन कर रहा है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके भी 3 भाग होते हैं, लिम्फेटिक चैनल, लिम्फ और लिम्फ नोड। ये अभी सिर्फ परिचय ही है, जब भी ये हम सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है उसके हमने 3 भाग पढ़े, लिम्फेटिक चैनल, लिम्फ और लिम्फ नोड। लिम्फ तो हमारे सामने आ ही गया कि क्या होता है लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड जो छन गया था उसने पोषण दे दिया, न्यूट्रिशन दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, और उसके बाद में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो ले लिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और एक्सक्रीटरी मटेरियल वो ले लिया, तो ये लिम्फ का निर्माण हो गया। अब आप ये बताइए कि प्रत्येक कोशिका जिसके चारों तरफ ये जाता है, वहाँ अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई पैथोजन हो तो वो भी तो लिम्फ में मिलेगा, या अगर सपोज किसी टिश्यू में कैंसर है तो वो भी लिम्फ में मिलेगा। तो वो जो एक जगह लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है उसे पूरे शरीर में नहीं फैलना चाहिए, इसलिए लिम्फ क्या होता है, फिल्टर। और इस लिम्फ को फिल्टर करने के लिए क्या होते हैं, लिम्फ नोड, राइट। लिम्फ नोड आर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, राइट। और लिम्फेटिक चैनल तो आप जानते हैं, क्योंकि बिना चैनल्स के या बिना जो वेसल्स हैं उन वेसल्स की कैसे चलेगा। तो ये लिम्फ वेसल्स होते हैं जिसमें लिम्फ बहता है। ये जो आप कह रहे हो कि लिम्फ बन गया था कहाँ पर, कोशिकाओं के चारों तरफ, ये फिर लिम्फेटिक चैनल्स में प्रवेश कर जाता है। करने के बाद में लिम्फ नोड के माध्यम से ड्रेन फिल्टर होता है और फिर इसे वापस पुनः रक्त में मिला दिया जाता है, क्योंकि ये रक्त का ही भाग होता है। चलो मिल गया। अब हम जब किसी सिस्टम में या किसी अंग में लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर नाम लिखेंगे लिम्फ नोड्स का, कौन से लिम्फ नोड उसे ड्रेन कर रहे हैं। बात अच्छी तरह समझ लेना, पहली बार और आखिरी बार है, उसके बाद हम इस पटरी के ऊपर चलेंगे। अभी आज पटरियाँ ही बन रही हैं, यानी अगर हम किसी अंग की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बाद में हम पहुंच गए हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पर। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमें क्या लिखना है, लिम्फ नोड्स। यानी सपोज आप बात कर रहे हो कि स्टोमक तो स्टोमक के लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं जो उसे स्टोमक की लिम्फ को ड्रेन करते हैं, वो हमें यहाँ पर नाम लिखना है। तो ब्लड सप्लाई हो गया, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, और उसके बाद लास्ट पार्ट हो गया इसका नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इट मीन्स देखो, नर्व सप्लाई भी 2 प्रकार की होती है।
हमारे जो भी संबंधित अंग हैं जो कार्य करते हैं या जो उन्हें सेंसेशन होती है, उसका हमें पता तब चलता है जब कोई नर्व उत्तेजित होती है। तो नर्व तो वहाँ होना ज़रूरी ही है। तो नर्व सप्लाई जो है वो दो प्रकार की होती है। किसी भी अंग से संबंधित हम जो बात करेंगे वो दो प्रकार है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो नर्व सप्लाई में आपको ये दो भाग बताने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सप्लाई इज दिस, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज दिस। तो ये है आपका फॉर्म और फॉर्म के आगे के टॉपिक्स जो आपको किसी भी अंग की एनाटॉमी में यहाँ पर उतारने होते हैं, और इन्हीं पॉइंटों को उतारकर आप प्रत्येक अंग की एनाटॉमी एक्सप्लेन करते हैं और इन्हीं पॉइंट्स में आपको इन्हें समझना है। तो ये तो आपका फॉर्म है या परफॉर्मा है जिससे हम एनाटॉमी चालू करेंगे। अब हम एनाटॉमी चालू करेंगे किसकी? हार्ट की। आप इसको पॉज करके और इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, हालांकि आपके पास नोट्स भी उपलब्ध रहेंगे, उसमें ये सब चीज़ें आपके सामने रहेंगी, पर अगर आप उतारना चाहें तो इसे पॉज करके और उतार सकते हैं। हार्ट की एनाटॉमी तो हम पढ़ना चालू करते हैं, उससे पहले हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन लेते हैं हार्ट का। तो हार्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो हम सब जानते हैं किस प्रकार का अंग है। हार्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य भाग है और ज़्यादातर लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पार्ट में पाया जाता है। इसका 3/4 हिस्सा, परंतु 1/4 हिस्सा इसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एपिगैस्ट्रियम रीजन में भी पाया जाता है। यानी ये लेफ्ट साइड में 3/4 होता है, परंतु स्टर्नम के पीछे 1/4 इसका पार्ट होता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम 2 होते हैं, ऊपर होते हैं 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये जब हम हार्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे तब चालू करेंगे। अभी हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर मीडियास्टिनम। आज का टॉपिक है हार्ट से संबंधित जो बात हम बता रहे हैं, दैट इज मीडियास्टिनम। अब ये देखिए, नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में आपने इसे नहीं पढ़ा है, मीडियास्टिनम क्या होता है। तो आज हम इसका परिचय भी लेंगे और कितने प्रकार का होता है ये भी पढ़ेंगे, और इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो मीडियास्टिनम जो है, सबसे पहले होता क्या है आप ये देखिए। देखिए, ये है स्टर्नम। केवल आइडियोलॉजी के लिए बनाया है, देखने के लिए बनाया है। स्टर्नम ऐसा होता नहीं तिरछा, केवल बनाया है। ये अपनी वर्टिब्राज हैं जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा है। ये T1 है, ये T6 है। ये एक इमेजिनरी प्लेन है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल। ठीक है, ये इसका हेड होता है, ये बॉडी होती है, ये ज़िफिस्टर्नम या फिर टेल कह सकते हो आपको। ये है डायफ्राम, राइट। अब ये जो संरचना बनाई आपने 2D, ये इसके इधर और इसके उधर दोनों तरफ लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े। अब जो लंग्स हैं उन लंग्स के मीडियल बॉर्डर, राइट। अब आप ये समझिए कि ये 2 लंग्स हैं। इन 2 लंग्स के मीडियल बॉर्डर मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, इनके बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह है। इसको हम क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम कहते हैं। तो मीडियास्टिनम की डेफिनेशन क्या हुई? मीडियास्टिनम सेप्टम द थोरैक्स बिटवीन द 2 लंग्स, मीडियन सेप्टम ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द 2 लंग्स। ये क्या है? मीडियन सेप्टम जो कि थोरैक्स में पाया जा रहा है, और यह दोनों लंग्स के मीडियल बॉर्डर्स के बीच में पाए जाने वाला स्थान होता है।
राइट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। समझ गए होंगे, ये इधर राइट लंग, लेफ्ट लंग, इधर राइट लंग, और इनके बीच में जो स्थान है स्टर्नम के जस्ट पीछे, इसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं। अब अगली बात आती है मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज। तो ये देखिए, ये मीडियास्टिनम की एंटीरियर बाउंड्री है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गई। अगर मैं ये मीडियास्टिनम की बात कर रहा हूँ तो ये एंटीरियर बाउंड्री है, और यहाँ पर हमारा जो बोन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम बोन कहते हैं। तो आगे वाला जो बोन है इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाता है, दैट इज स्टर्नम, राइट। और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम हमें नजर आ ही रहा है, दैट इज T1 टू लेकर वैसे T12, यानी आप कह सकते हो सीधा सीधा कि थोरेसिक वर्टिब्राज या वर्टिब्रल कॉलम्स आर इट्स पोस्टीरियर बाउंड्री, राइट। अब आप बात करेंगे सुपीरियर बाउंड्री की। तो ये देखिए, इट इज ए इमेजिनरी प्लेन, वास्तविकता में नहीं है परंतु हम इसे मानते हैं कि ये है। तो ये जो आपने बताया था पहले, दैट इज हेड ऑफ स्टर्नम और T1 वर्टिब्रा, इनके बीच में जो हमने लाइन खींची है इसे हम एक नाम और देते हैं, दैट इज इनलेट ऑफ थोरेक्स, इनलेट ऑफ थोरेक्स। इट इज इट्स सुपीरियर बाउंड्री, राइट। इसी प्रकार से इंफीरियर बाउंड्री हो गया, तो ये हमें दिख ही रहा है, दैट इज डायाफ्राम। आप इसे आउटलेट ऑफ थोरेक्स भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पर थोरेक्स समाप्त हो जाता है, यहाँ पे थोरेक्स शुरू हो रहा है। और प्रत्येक साइड, ऑन ईच साइड, इधर और उधर, या आप बात कर सकते हैं ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। तो ये हमने चर्चा करी थी, दैट इज मीडियल बॉर्डर ऑफ लंग्स। तो ये बात हो गई हमारी मीडियास्टिनम। इसका सबसे पहले हमने क्या लिया, डेफिनेशन। दूसरा हमने क्या लिया, इसके बाउंड्रीज। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज द मीडियन सेप्टम फाउंड इन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टू लंग्स। दोनों लंग्स के मीडियल बॉर्डर के बीच में पाए जाने वाला जो स्थान है, दैट इज मीडियास्टिनम। इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इज बाउंड्री। तो बाउंड्री में क्या बताया हमने, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री और लैटरल बाउंड्रीज, इधर और उधर दोनों तरफ। ये हो गए इसके बाउंड्रीज। अब हम करते हैं इसका डिवीजन। तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे इसका डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक प्लेन है, ये है हेड ऑफ स्टर्नम, ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम, और ये है स्टर्नल एंगल। दोनों के बीच में जो मुड़ाव है, ये स्टर्नल एंगल से लेकर T6 यानी छठी थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पर आपने इसको एक लाइन खींची। इसके ऊपर जो भाग है उसे हम कहते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम, और इसके नीचे जो भाग है उसे हम कहते हैं इंफीरियर मीडियास्टिनम। मतलब हो गए भाग इसके दो। मीडियास्टिनम के दो भाग हो गए, पहला हो गया सुपीरियर और दूसरा भाग हो गया इसका इंफीरियर, राइट। अब सुपीरियर मीडियास्टिनम किसे कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल से T6 वर्टिब्रा तक जो हमने लाइन खींची है, इट इज ए इमेजिनरी लाइन। इसे खिंचा हुआ नहीं होता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं इमेजिनरी लाइन, हमने केवल बनाया है इसे। इस लाइन के ऊपर का भाग सुपीरियर मीडियास्टिनम और इसके नीचे वाला भाग इंफीरियर मीडियास्टिनम, राइट। सुपीरियर मीडियास्टिनम का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इंफीरियर मीडियास्टिनम के बारे में जानना है। इंफीरियर मीडियास्टिनम में ही हार्ट पाया जाता है, ये हमने यहाँ पर हार्ट लोकेट कर दिया है। इसके इंफीरियर मीडियास्टिनम के तीन भाग हो गए, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, तीन भाग हो गए। यानी सुपीरियर मीडियास्टिनम सिंगल, इंफीरियर मीडियास्टिनम के तीन भाग, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर से कोई मतलब नहीं है, पोस्टीरियर से कोई मतलब नहीं है, मिडिल मीडियास्टिनम से मतलब है। क्यों? क्योंकि मिडिल मीडियास्टिनम हम उसी को कहते हैं जहाँ पर हार्ट पाया जाता है। हार्ट के आगे वाला एंटीरियर मीडियास्टिनम और हार्ट के पीछे जो जगह है दैट इज पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा कोई मैटर नहीं है इसके बारे में, मैटर है मिडिल मीडियास्टिनम के बारे में। अब आपके पास मुद्दा आ गया
कि मिडल मीडियास्टिनम इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का लोकेशन क्या होता है? मिडल मीडियास्टिनम। ये एक शब्द एक्सप्लेन करने के लिए हमें सब चीज़ें यानी पूरा मीडियास्टिनम और मिडल मीडियास्टिनम पढ़ना है और मीडियास्टिनम के बारे में जानना है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर करनी है। तो दैट इज़ द पॉइंट अबाउट मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम में कुछ कंटेंट और भी गुजरते हैं। अब आप जानते हो कि अगर दोनों लंग्स के बीच की बात हम कर रहे हैं तो ट्रैकिया आएगी यहाँ पर। ट्रैकिया अगर दो भागों में डिवाइड होगी तो ट्रैकिया और ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या चलता है? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस भी मीडियास्टिनम का कंटेंट है। साथ ही साथ आप बात कर सकते हैं यहाँ पर कुछ मसल्स भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड करके कुछ मसल्स हैं जैसे लॉन्गस कोलाई एक्सेट्रा। कुछ यहाँ पे से आर्टरी भी गुजरती हैं जैसे आर्च ऑफ आर्टा, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। ऐसे ही यहाँ पे से कुछ वेन्स भी गुजरती हैं, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स एक्सेट्रा। कुछ नर्व्स गुजरती हैं और लिम्फ नोड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इसमें इसके कंटेंट हो जाते हैं, यानी जो मीडियास्टिनम है उसमें से कौन कौन से शरीर के अंग गुजर रहे हैं। ये बात यहाँ पर मीडियास्टिनम और आप बोल सकते हो हार्ट की लोकेशन, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और ये आपका टॉपिक यहाँ पर आज हम ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश जाखोटिया और आपकी जो नर्सिंग से संबंधित जो भी एनाटमी है और फिजियोलॉजी है उसकी जिम्मेदारी हम निभाएंगे अच्छी तरीके से। आपका क्या रिव्यू रहता है, आपको कितना समझ में आया नहीं आया, कुछ सुझाव हो या कुछ कमेंट्स हो तो आप उसे डाल सकते हैं। हरे कृष्ण।